हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मात्र एक दिन बच गए हैं आपके मैथ्स 1 के पेपर के लिए। तो यार सबसे पहले तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर बच्चे लोग, क्योंकि देखो आप लोग का जो है ना, अब वो समय आ गया है कि आपने जितना भी पूरे साल भर प्रिपरेशन किया है, हमने आपको पूरा साल भर जितना पढ़ाया है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाया है, रिवीजन कराया, उड़ान बैच पढ़ाया है, इवन बीच बीच में कई सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज आप लगभग प्रिपेयर कर चुके होंगे, और ये जो समय बचा है इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके और अच्छे से रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से करो। मेरी तरफ से तो दुआ हमेशा रहेगी आप लोग के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार आप लोग हमेशा अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो चलो कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहना अच्छी तरीके से। आज क्या लेकर आया हूं, अगेन जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया चीज चालू किया है जिसमें हम लोग 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है ना, वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आपके 6 चैप्टर है, तो कुल मिला के 6 में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब यार हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो मैंने डिसाइड किया था कि हम जो एवरेज बच्चे होते हैं ना यार, वो थोड़ा से घबरा जाते हैं मैथ्स का नाम सुन के। तो यार मैंने सोचा कि एटलीस्ट 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता दूंगा, एटलीस्ट वो करके जाएंगे तो भी वो लोग का थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स निकल सकता है। एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था। आज दूसरा वीडियो है जिसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 को कवर करेंगे। 3-3, 4-4 एग्जांपल्स हर एक चैप्टर का करा रहा हूं, ताकि अगर इसमें से कुछ आ जाए या फिर इसके रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व करके अच्छे से मार्क्स निकाल सकते हो। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले अगेन आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि यहां पे जो भी अपडेट्स होता है या फिर जो भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट होता है और आप तक नहीं पहुंचा है, तो हम टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देते हैं ताकि वहां से आप एक्सेस कर सको। तो जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करोगे JR ट्यूटोरियल्स, जिसके लगभग 37,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। उसको जाके क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है, बस ज्वाइन बटन नीचे आएगा, क्लिक करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रख सकते हो और साथ ही में पढ़ते रहना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है चलिए शुरुआत करेंगे। सॉरी, ओके। अब यहां पे देखो, ये जो चीजें हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, ठीक है ना, इसके कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं पिछले लेक्चर में। जो लोग ने नहीं देखा है, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने ये सब चीज करा दिया था, तो आप देख लेना जाके। इसका पहले एक लेक्चर मेरा इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का मैंने करा दिया। सीधा आपको मैं लेके चलता हूं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हम लोग आज सीखने वाले। ठीक है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कराने वाला। तो फाइनेंशियल प्लानिंग चौथा चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, रिया परचेज शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 300 रुपया। कुछ भी आ सकता है कि किसी लड़की ने किसी लड़के ने एक शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा है, परचेज शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू। तो जो चीज दिया है सबसे पहले लिख दो, इसका भी मार्क्स होता है पता है। जो चीज दिया है ना क्वेश्चन में, वो लिख देने का चुपचाप, कुछ नहीं आता तो भी। मार्केट वैल्यू 300 रुपया दिया है, 300 रुपया लिख दो। मार्केट वैल्यू इज 300 रुपीज गिवन ईयर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एंड पेड ब्रोकरेज, मतलब जब वो शेयर खरीदा उसने तो उसने ब्रोकरेज भी भरना पड़ता है। तो पेड ब्रोकरेज ऑफ 0.5%, मतलब हमें क्या दिया, यहां पे ब्रोकरेज भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज गिवन हियर इज 0.5%। ठीक है, हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमको पूछा है फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब वो शेयर का परचेस वैल्यू कितना रहा। क्योंकि यार एक तो मार्केट वैल्यू है ही उसका, लेकिन उसके ऊपर ब्रोकरेज देना पड़े, तो टोटल मिला के कितना परचेस वैल्यू बन गया। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कि परचेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। परचेस वैल्यू इज नथिंग बट जो मार्केट वैल्यू होता है शेयर का, और जितना उसके ऊपर ब्रोकरेज लगा, उन दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाता है हमारा परचेस वैल्यू। ठीक है, एक और होता है सेलिंग वैल्यू, जिसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि जो भी मार्केट वैल्यू रहता है उसको ब्रोकरेज माइनस कर दो, तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस। तो यही सब चीज छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स है, कंसेप्ट है। अगर आप ये सब चीज ध्यान में रख के चलोगे ना, तो कोई भी चीज आसान होती है। खासकर बच्चे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर से घबराते हैं, लेकिन ये चैप्टर में ना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे भी आने तो आप सॉल्व कर लोगे इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। जैसे यहां पे मुझे पता है कि परचेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। परचेस वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू तो मुझे पता है, देख पा रहे हो यहां पे मार्केट वैल्यू मुझे पता है, करेक्ट है। अब मार्केट वैल्यू पता होने से काम हो गया क्या, नहीं हो गया। लेकिन मार्केट वैल्यू के साथ मुझे क्या पता होना चाहिए, ब्रोकरेज। लेकिन यहां पे ब्रोकरेज तो 0.5% दिया है, तो मुझे एक्चुअल में तो ब्रोकरेज का कितना पैसा लगा, ये तो परसेंटेज दिया है ना कि 0.5%, मतलब 0.5% मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा भैया। लेकिन कितना देना पड़ेगा वो तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, यहां पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज। स्पेलिंग क्या होता है यार, ब्रोकरेज। ठीक है, अब ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। जितना भी रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया रहेगा, रेट ऑफ परसेंटेज जो दिया रहेगा, यहां पे कितना दिया, 0.5%, किसका होता है वो, मार्केट वैल्यू का होता है। जो भी उस शेयर का मार्केट वैल्यू चल रहा होता है उसी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ जो ब्रोकरेज लगता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि जो हमारा ब्रोकरेज निकलेगा वो किसका निकलेगा, 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 0.5% ऑफ
किसका? अभी परसेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सा फंडा ये है कि 0.5% का मतलब क्या होता है, 0.5 अपॉन 100 होता है, और मार्केट वैल्यू कितना मुझे पता है 300 है। ठीक है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 जीरो यहां कैंसिल, 2 जीरो यहां कैंसिल, कितना बचेगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1.5 रुपया होता है। ठीक है, 1.5 रुपीज, 1.5 रुपीज। तो हम लोग को ये जो चीज मिला है दोस्तों, वो क्या मिला है, ब्रोकरेज। क्या मिल गया दोस्तों, ब्रोकरेज मिल गया। मतलब हमें एक चीज पता चल गया कि जब उस रिया ने शेयर को परचेस किया जिसका मार्केट वैल्यू 300 रुपया था, तो उसने बदले में ब्रोकरेज भी दिया। ठीक है, साथ ही में ब्रोकरेज भी दिया। तो ब्रोकरेज कितना रुपया दिया, 1.5 रुपया दिया। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा कि परचेस वैल्यू कैलकुलेट करो, तो हम परचेस वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय परचेस वैल्यू? परचेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो भी होता है उसको ब्रोकरेज से अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा परचेस वैल्यू आता है। तो मार्केट वैल्यू हमको पता है 300 रुपया यार। ठीक है, और ब्रोकरेज अभी अभी निकाल दिया मैंने 1.5 रुपीज। तो कुल मिला के कितना हो गया, 301 रुपया 5 पैसा, 50 पैसा, जो भी लिख दो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 301.5 रुपीज इज योर टोटल परचेस वैल्यू, यानी कि वो शेयर को खरीदने में उसको कितना 301.5 रुपए लगे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही बहुत साधारण क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखो कंसेप्ट का खेल है पूरा। ठीक है, अगर ये सब चीज देख पा रहे हो बहुत इजी लगेगा आप लोग, ट्रस्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, अब देखो यहां पे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेहान नाम है एक बंदे का, रेहान ने परचेस किया 150 शेयर। 150 शेयर परचेस किया, मतलब ये एक्चुअल में क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर है, 150 शेयर खरीदा है, मतलब 150 इज नंबर ऑफ शेयर। फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया का। ठीक है, यहां पे लिख दो, नीचे लिखता हूं, चलो। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज गिवन इज 100 रुपीज। फेस वैल्यू 100 रुपया दिया है। उसके बाद अगर रीड करोगे क्वेश्चन में तो फॉर मार्केट वैल्यू 120 रुपया, मतलब मार्केट वैल्यू भी दे रखा है उन्होंने। मार्केट वैल्यू कितना है, 120 रुपया। ठीक है, ये आपको दे रखा है। साथ ही में क्या बोल रहा है, कंपनी पेड द डिविडेंड एट 15%, मतलब कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है, जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है वैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स के बदले हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ईयरली या फिर हाफ ईयरली जो भी होता है। तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। डिविडेंड कितने में मिल रहा है हम लोग को, 15% मिल रहा है। ठीक है, डिविडेंड कितना मिल रहा है, 15%, 15% का हम लोग को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, लग रहा है 15% देती है। क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ROR, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उड़ान बैच में जब पढ़ाया था मैंने तो ऐसे टाइप के एक एग्जांपल मैंने कराया हुआ है, मुझे याद है। ऐसे ही लगभग था, थोड़ा बहुत सिमिलर था, थोड़ा बहुत अलग होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो ध्यान देना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेहान ने 150 शेयर खरीदा। अब मुझे एक बात बताओ, जब उसने 150 शेयर खरीदा है, ठीक है, 150 शेयर खरीदा है, तो सबसे पहली बात, हम जब शेयर खरीदते हैं तो किसके ऊपर खरीदते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदते हैं। तो मैं यहां पे टोटल पैसा कितना लगा उस शेयर को खरीदने के लिए निकाल सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द टोटल सम इन्वेस्टेड। तो मैं निकाल सकता हूं यहां पे टोटल सम इन्वेस्टेड, मतलब कितना पैसा पूरा उसने इन्वेस्ट किया। तो टोटल सम इन्वेस्टेड इज नथिंग बट व्हाट, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 120 रुपीज। ठीक है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 120 कर दो ना। अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, टोटल सम इन्वेस्टेड इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। यहां पे चाहिए तो आप एक ऐड कर लो, इसको मैं नीचे लिखता हूं, इसको यहां पे ऐड कर लो, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, यहां पे एक पार्टीशन मार देता हूं मैं। देखो यहां पे ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, भले 2 मार्क्स का क्यों ना हो। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो इज इक्वल टू, तो ये मार्केट वैल्यू आपका 120 था, इसको थोड़ा सीधा करके लिख दो पहले। मार्केट वैल्यू कितना है, 120 है। देखो मार्केट वैल्यू 120, कितना शेयर खरीदा उसने, 150 शेयर। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 150, कैलकुलेट कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 180, तो 18000, मतलब 18,000। मतलब इस रेहान बंदे ने कितना पैसा लगाया टोटल शेयर को खरीदने में, 18,000 रुपया लगाया। मतलब टोटल 18,000 रुपए में उसने 150 शेयर खरीदा, जिसका मार्केट वैल्यू एक शेयर का चल रहा है 120 रुपया। ये हम लोग को समझ में आया, मतलब टोटल पैसा कितना लग रहा है, 18,000 रुपया लग रहा है टोटल रुपया। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता चल गया कि टोटल सम इन्वेस्टेड कितना है, अब उसके बाद एक कंपनी जो है ना वो क्या कर रही है, डिविडेंड भी दे रही है। तो इस बंदे को डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी जब डिविडेंड दे रही है तो उस बंदे को डिविडेंड मिल रहा होगा, मतलब इसने डिविडेंड क्या किया, रिसीव किया है। तो डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर, एक शेयर के हिसाब से उसको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको अगर याद होगा, हमेशा याद रखना, जितना भी रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया रहता है वो किसका होता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू का होता है। तो यहां पे 15% दिया है, मतलब 15% ऑफ फेस वैल्यू।
कितना है फेस वैल्यू, देखो यहां पे कैलकुलेट कर लो, 15% मतलब 15/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना दिया है, देखो फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है। हमेशा याद रखना ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। जब भी आप शेयर मार्केट में काम करोगे या फिर शेयर खरीदोगे बेचोगे ना, तो हमेशा जब डिविडेंड मिलता है ना, तो जितना भी परसेंटेज कंपनी ने अनाउंस किया कि 5% देगी, 7%, 8%, 12, 15, ये तो 15% दे रहा है। 15% बहुत अच्छा माना जाता है, तो 15% ये डिविडेंड दे रहा है। तो मतलब मुझे 15% जो भी उस कंपनी के शेयर का, एक शेयर का फेस वैल्यू का जो भी प्राइस होगा उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो यहां पे 15% किसका, फेस वैल्यू का, तो 100 कैंसिल, यानी कितना बच रहा है 15, तो 15 रुपया मेरे को फ्री में मिल रहा है एक शेयर का। 15 रुपया मुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है। टोटल ऐसे शेयर कितने हैं दोस्तों, 150 शेयर है, तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा बताओ मुझे, टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा। टोटल शेयर 150 है, एक पे कितना मिल रहा है 15, 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 ही होता है ना, बराबर करके देख लो। मैं थोड़ा कंफ्यूज कभी कभी हो जाता हूं यार, ठीक है ना। 5 5 का 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7, 0 1 5 जा 5, 1 ठीक है, 1 1 जा 1, ठीक है, 2 ये 2 और ये 5 बराबर 225 करेक्ट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज ही आ गया था मैं, कभी कभी हो जाता है यार, कोई बात नहीं। तो कितना हो गया 225 रुपया, ठीक है, 225 भी नहीं, सॉरी 2250 आ जाएगा क्योंकि एक जीरो भी है इसके पास। तो 2250 रुपया जो है सिर्फ डिविडेंड मिल गया, मतलब जैसे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है वैसे यहां पे डिविडेंड मिल गया। अब मेरे को दो चीज पता है, मेरे को पता है कि मैंने कितना पैसा डाला है, मुझे कितना डिविडेंड मिला है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला हो जाता है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था अगर आपको याद आ रहा होगा, तो एक फॉर्मूला है हमारा रेट ऑफ, जो टोटल डिविडेंड होता है ना, ब्लू की येलो ही ले लेता हूं, ठीक है। टोटल डिविडेंड जो होता है, टोटल डिविडेंड जो होता है उसको डिवाइड कर लो कितना आपने सम इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ये होता है आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे टोटल डिविडेंड कितना है आपके पास, टोटल डिविडेंड इज 2250, ठीक है। तो यहां पे है 2250। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया है, टोटल पैसा कितना लगाया उसने बताओ, टोटल पैसा कितना लगाया, देखो यहां पे 18,000 लगाया, तो यहां पे 18,000 और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ, 100 के साथ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 225/18। 225 को 18 से डिवाइड कर दो यार, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं फटाफट करने के लिए, ठीक है। 225 कहा गया, डिवाइड बाय 18 कितना आ गया 12.5। आप लोग बुक में करना, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो 12.5 इज द करेक्ट आंसर, 12.5%, ठीक है। 12.5 है ना, बराबर ना, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 12.5%, मतलब उसने जो पैसा डाला स्टॉक मार्केट में, ठीक है, उसके बदले में उसको 12.5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कभी कभी ये 3 मार्क्स वाले में भी आ जाए, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फास्ट जो है वो आपके लिए कराना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक और चीज बात करेंगे यहां पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखो थोड़ा ध्यान से। रिमझिम ने, एक लड़की है रिमझिम, परचेस है शेयर ऑफ 2000 रुपया, ठीक है। 2000 का उसने क्या किया है, शेयर का खरीदा है, ठीक है। परचेस शेयर ऑफ 2000 रुपया एट ब्रोकरेज, मतलब देखो जब शेयर ऑफ 2000 रुपीज खरीदा है 0.5% पे, तो कहीं ना कहीं ये जो 2000 है वो उसका क्या है, मार्केट वैल्यू है। तो आपको क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2000 रुपीज, ठीक है। शेयर जितने में खरीदते हैं वो मार्केट वैल्यू होता है, तो मार्केट वैल्यू 2000 रुपीज मिल गया। ब्रोकरेज यहां पे लगाया हुआ है 0.5% का, ठीक है। देखो ब्रोकरेज जो है वो यहां पे लगाया हुआ है 0.5% का ब्रोकरेज लगाया हुआ है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। परचेस वैल्यू अलग होता है, सेलिंग प्राइस अलग होता है, तो यहां पे हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। और आपको याद दिला दूं, अगर मैं इसके पहले भी मैंने बताया आप लोग को कि सेलिंग प्राइस क्या होता है सॉरी, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट जो भी आपका मार्केट वैल्यू होता है उससे आप ब्रोकरेज माइनस कर दो तो आपका बन जाता है सेलिंग प्राइस। समझ में आया? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, परचेस वैल्यू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो सबसे पहले ब्रोकरेज का परसेंटेज दिया है, तो हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, ब्रोकरेज निकाल लेंगे। टोटल ब्रोकरेज कितना मिलता है, तो ब्रोकरेज इज नथिंग बट 0.5% ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो कितना दिया है यहाँ पे 0.5%, मतलब 0.5/100। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 2000 रुपया दिया हुआ है। ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 1 जीरो से क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा
ये एक जीरो से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 1, ठीक है, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 1 हो गया, और ये 0 मतलब 10 हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो ब्रोकरेज टोटल कितना आ रहा है यहां पे बताओ, ब्रोकरेज कितना आ रहा है 10 रुपीज, ठीक है, टोटल ब्रोकरेज वी हैड कैलकुलेटेड दैट इज ब्रोकर इज 10 रुपीज। अब ब्रोकरेज मुझे 10 रुपया मिल गया। अब 10 रुपया मिलने के बाद मुझे पता है कि मेरा सेलिंग प्राइस मुझे कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस क्या बताया था भैया ने, सेलिंग प्राइस बताया था कि आप लोग का जो मार्केट वैल्यू है उसको माइनस कर दो आपके ब्रोकरेज से। तो हम लोग को निकालना है क्या है यहां पे सेलिंग प्राइस। तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या है हमारे पास, मार्केट वैल्यू क्या है देखो, मार्केट वैल्यू हमारे पास 2000 रुपए दिया हुआ था, ठीक है, 2000 मेरा मार्केट वैल्यू था, ब्रोकरेज मेरा 10 रुपया आया, माइनस कर दो 2000 में से 10 रुपया गया, मतलब 1990 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 1990 रुपया। कितना इजी क्वेश्चंस थे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं और आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलो और देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। यस, अभी आ गया हमारा अगला चैप्टर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। अब 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या ही आएंगे प्रोबेबिलिटी में, बहुत सिंपल सिंपल वाले आते हैं। अब देखो, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3, ये पिछले साल भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड पेन है, 8 ब्लू पेन है, 3 ग्रीन पेन है। रितु जो है वांट्स टू पिक ए पेन एट रैंडम, मतलब एक बॉक्स में टोटल मिला के 5 8 13 प्लस 3 16 पेन रखे हुए अलग अलग कलर के। वो अपना हाथ डालेगी रितु और एक रैंडम पेन निकालेगी। तो अब वो जो पेन होगा वो ब्लू आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल फंडा है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 5 रेड पेन प्लस 8 ब्लू पेन प्लस 3 ग्रीन पेन, कुल मिला के कितना हो जाएगा बताओ मुझे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 प्लस 8 13 प्लस 3 16, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 आ गया, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि पिक, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, पिक ए पेन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेन पिक इज ब्लू। तो हम लोग लिखेंगे लेट A be the event of getting a pen is blue, ब्लू कलर का वो आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो नंबर ऑफ ए आएगा या फिर ए का जो सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है ना, ए का जो सैंपल स्पेस आएगा, मुझे बताओ क्या आएगा। हम लोग को बताना है कि वो पेन ब्लू है, तो ब्लू पेन कितने टोटल 8 ही दी हुई है, तो यहां पे 8 ब्लू पेन, ठीक है, तो 8 ब्लू पेन आएगा यहां पे। तो नंबर ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इज नथिंग बट 8। तो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ ए क्या है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है 8 है, एस कितना है 16 है, 8/16 यानी कि 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब वो बॉक्स में जो 16 पेन रखे थे अलग अलग कलर के, उसमें से मैं ऐसे डालूंगा और एक पेन निकालूंगा, तो ये जो ब्लू पेन निकलेगा उसका चांसेस क्या है 1/2, मतलब हर 2 में से एक पेन ब्लू निकलेगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आया, कितना सिंपल सा फंडा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पेन है, चॉकलेट्स आ सकते हैं, इसके अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेफिनेटली दिमाग में रख लेना ये सब चीजें, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ 1 डाई इज रोल्ड, एक डाई रोल कर रहा है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो। एक डाई रोल करता है, सैंपल स्पेस क्या बनता है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गया आपका 6। बिना देखे इतना लिख दोगे आधा मार्क्स वही मिल जाएगा क्योंकि एक डाई रोल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 6। मतलब ए मेरा एक ऐसा इवेंट है, ठीक है, ए जो है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ऑन अपर फेस, ग्रेटर देन 6। बाप रे, ग्रेटर देन 6 होता है क्या कोई नंबर, यही तो फंडा है, यही तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है पता है कि यार एक डाई रोल कर रहे हैं, एक डाई रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि एक ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें जो नंबर आएगा ऊपर के फेस पे वो 6 से बड़ा रहेगा। तो 6 से बड़ा कोई नंबर तो होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, नल सेट, कुछ नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ ए क्या रहेगा बताओ, 0। नंबर ऑफ ए इज नथिंग बट 0, कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 6 से बड़ा है। डाइस में डाई खेलते हो कि नहीं, गोटी सोंगटी लूडो खेलते हो, उसमें 6 से बड़ा कोई नंबर है कोई नहीं है, मतलब 0। नंबर ऑफ ए इज 0। अब इसका मुझे प्रोबेबिलिटी भी निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। नंबर ऑफ ए 0 है, नंबर ऑफ एस 6 है, 0/6 इज नथिंग बट 0। खत्म कहानी, आ गया आंसर। मतलब ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता
कि जो डाय हम लोग खेलते हैं उसमें 6 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, ग्रेटर देन 6 आ जाए, तो कोई हो ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 2 कॉइंस आर टॉस, 2 कॉइन टॉस हो रहा है। पहले पहले सैंपल स्पेस बना दो। देखो पहला क्वेश्चन, पहला लाइन पढ़ के सैंपल स्पेस बन जाएगा। 2 कॉइन उड़ता है, हेड हेड आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल। तो लिख दो यहां पे, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। ये 4 प्रोबेबिलिटी होती है। नंबर ऑफ एस इज नथिंग बट 4। आ गया। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। मतलब हमें मानना है लेट ए बी द इवेंट, एक ऐसा इवेंट होगा ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब कोई हेड नहीं आना चाहिए। मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसका कोई हेड नहीं आएगा, नो हेड, मतलब कोई हेड आना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कोई हेड नहीं आना चाहिए। इसमें हेड है, ये नहीं चलेगा, इसमें हेड है, ये भी नहीं चलेगा, इसमें हेड है, ये भी नहीं चलेगा, नो हेड, मतलब इसमें कोई हेड नहीं है, तो आपका आएगा यहां पे टेल टेल, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो यही एक ऐसा है जिसमें हेड नहीं आता है, तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए इज नथिंग बट 1, नंबर ऑफ ए मेरा 1 है। अब मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए मेरा 1 है, नंबर ऑफ एस मेरा 4 है, तो 1/4, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल। देखो यहां पे ध्यान से, करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि मुझे नो हेड आना चाहिए, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, तो वो एक में 4 में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि 4 बार उड़ेगा। मतलब टॉइन, क्या बोलते, टॉइन बोल रहा हूं, कॉइन को जब उड़ा रहे हो तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। लेकिन एक बार हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए, मतलब कोई हेड नहीं आएगा, तो एक ही चांस है, 4 में से 1, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों, क्लियर है? चलो और एक क्वेश्चन है यहां पे कराते हैं। हाँ देखो, अब आ गया हमारा अगला चैप्टर। क्या आ गया अगला चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स आ गया। अब इसमें भी देखो, ये चैप्टर पिछले 2 साल से नहीं आ रहा था, जब भी बोर्ड एग्जाम हुआ, मतलब 2020 में तो हुआ ही नहीं बोर्ड, 21 में नहीं हुआ, 22 में हुआ, लेकिन उसमें ये चैप्टर नहीं था। अब ये बहुत साल के बाद आ रहा है, तो हो सकता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें से क्या ही पूछेगा, बहुत सिंपल वाले ही पूछ सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। पूरा मीन कैलकुलेट करो, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे मीडियन है, मोड, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो चलो नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मोड, मतलब मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैलकुलेट करना सिंपल होता है, इसके लिए 2 मार्क्स के लिए दे रहा है, और ऑलरेडी वो वैल्यू भी दे रखा है। देखो हम लोग यहाँ पे ना पूरा कॉलम बना के नहीं दिया, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि कॉलम दिया रहता है, क्लास, पहले क्लास बनाओ, क्लास मार्क बनाओ, फिर उसमें आपका F1 निकालो, फिर F0 F2 निकालो, फिर आपका मॉडल क्लास बनता है। ऐसा हम लोग को करना पड़ता है नॉर्मल मोड कैलकुलेशन में, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, मोड का जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास सब डेटा अवेलेबल है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोड का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल सा है। देखो मैंने यहां पे भी लिख के रखा है, ठीक है। क्या होता है मोड का फॉर्मूला, दैट इज L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। अब इसमें सब चीज का मतलब क्या होता है, ये आप जानते ही हो। सब चीज का मतलब क्या होता है, ये L मतलब जो भी आपका मॉडल क्लास आता है उसका लोअर लिमिट, तो L का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 10। F1 क्या होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है मैक्सिमम, ठीक है, F1 70, फिर उसके ऊपर वाला जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कॉलम में, वो होता है आपका F0 जो कि 58 दे रखा है। फिर वही F1 के नीचे वाला F2 आप मानते हो तो वह वैल्यू भी दे के रखा है, ठीक है, F2 भी दे रखा है 42, और H का वैल्यू 2 दे रखा है, जो कि है जो आपका मॉडल क्लास का दोनों लोअर और हायर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज नथिंग बट H, तो उसका वैल्यू भी दे रखा है। तो चलो यार, ये वैल्यू जो देके रखा है इसमें हम लोग को डालना है और कैलकुलेट करना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो L का वैल्यू हमारे पास 10 है, डाल दिया, तो 10 प्लस F1 कितना है बताओ, 70, माइनस F0 कितना है 58, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय F1 है 70, माइनस F0 है मेरे पास 58, ठीक है, माइनस F2 है मेरे पास 42, एंड ये पूरा मल्टीप्लाई होगा H के साथ जो कि है 2। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से, देखो 10 प्लस 70 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। 70 में से 58 माइनस किया तो 12 हो गया, ये हो जाएगा 7 टू द 14, 140 हो गया। 140 में से माइनस करना है आपको 58 माइनस 42। पहले तो ये दोनों को प्लस कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 100 हो गया, तो 140 में से 100 माइनस करो मतलब 40 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 40, ठीक है, और ये होल मल्टीप्लाई बाय 2। बहुत सिंपल फंडा है, कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ इस साइड में, ठीक है। अब देखो ये 10 प्लस, ठीक है, ये 2 1 2, 2 20 40, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 20, ठीक है। 10 प्लस 12 अपॉन 20 मतलब पहले तो 12 अपॉन 20 कर लो, इसको मिटा दो, इसका कुछ काम नहीं है अभी, ठीक है।
12 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा बताओ, कैलकुलेट में करके देखता हूं फटाफट से। क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 20 के साथ, आपका आ गया 0.6, तो ये आ गया 10 10 तो पहले से यहां पे 10 प्लस इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है दोस्तों 0.6 आ रहा है, तो 10 प्लस 0.6 यानी कि 10.6, तो आपका मोड कितना आ रहा है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 10.6। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था। तो ऐसे ही आपको मोड, मीडियन, ऐसे छोटे छोटे वाले जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से वो आपको पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर इस चैप्टर में से जो पूछता है जैसे कि आप जानते हो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, उड़ान बैच में भी पढ़ाया और अलग से भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी हिस्टोग्राम वाली चीजें, लीनियर फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम जो चीजें हैं, पाई डायग्राम वाली चीजें हैं, ये सब अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो और एक क्वेश्चन है क्या हमारे पास, यस एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, जो कि है फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देखो मीन पूछा लेकिन डायरेक्ट मेथड से पूछा, क्योंकि ये सिंपल होता है और 2 मार्क्स के लिए क्या ही पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए थोड़ी ना आपको स्टेप डेविएशन पूछ देगा। अब पूछेगा भी स्टेप डेविएशन तो आपको पूरे जो डेटा है, जैसे मोड में आपको पूरा डेटा दे के रखा था, एल का वैल्यू, F1 F0 का वैल्यू, वैसे यहां पे भी देके रखेगा, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड पूछा है तो इसको सॉल्व भी करना पड़े तो भी 2 मार्क्स के लिए ये सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है कंडीशन, मिल्क सोल्ड लीटर, या आपका नंबर ऑफ कस्टमर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं क्लास का। तो क्लास क्या क्या दिया हुआ है लिख दो। पहले मैं क्या करता हूं, कॉलम्स बना लेता हूं, मैं आपके लिए कॉलम्स बना लेता हूं। चलो देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लास। तो क्लास का जो वैल्यू है वो लिख दो। सबसे पहले क्लास क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 2 है, उसके बाद 2 से लेके 3 है, 3 से लेके 4 है, 4 से लेके 5 है, और लास्ट में है 5 से लेके 6। ये आपको दे रखा है, ठीक है। पार्टीशन बना लो, ठीक है। पार्टीशन खींच लेते हैं हम लोग यहां से, ताकि अच्छे से हम लोग देखो, ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना बहुत जरूरी है। कभी कभी ना फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, हिंट देके रख रहा हूं, देखो जो भी मुझे याद आ रहा है मैं सब बता रहा हूं। क्या मैं बोलता हूं पता है, कि कभी कभी कैसा होता है ना कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये समझ लो ये आपको डेटा दिया रहेगा और आपको बोलेगा प्रिपेयर ओनली द फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखना। वो से तो आप जानते ही हो, आपने हमारा ये चैप्टर का जो वीडियो, जो हमने लेक्चर वाला वीडियो पढ़ाया था, अगर आपने वो डिटेल में देखा है, 7-8 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किया था हमने, तो अगर आपने सिर्फ वही देखा है ना, मैं बोलता हूं कोई ताकत आपको स्टैटिस्टिक्स में अच्छा मार्क्स निकालने से रोक नहीं सकता, आराम से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा फंडा है उसका, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्या है, देखो अगला क्या है, क्लास के बाद होता है क्लास मार्क। क्लास के बाद क्लास मार्क लिखते हैं, जिसको हम लोग XI के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बनाओ क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है आप जानते ही हो, ठीक है। बताओ, ये जो दिख रहा है आपको मिल्क नंबर ऑफ जो सोल्ड है वो 1 से लेके 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से लेके 6 है। ये अपना सभी चीज का वैल्यू है, करेक्ट है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो बस बाकी आप लोग को फोकस करना है और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ फंडा है ही नहीं। तो क्लास मार्क बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और FI XI निकालेंगे। सॉरी दोस्तों, चलिए गले का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए बीच बीच में आई हैव टू ड्रिंक वाटर। ओके, अब देखो यहां पे क्या है मेरे पास, क्लास मार्क क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रल वैल्यू। ये पढ़ा चुका हूं मैं। तो 1 से लेके 2 मतलब 1 + 2 इज 3, 3/2 इज 1.5, तो ये हो गया 1.5। 2 + 3 इज 5, 5 का 2.5 हो गया, ठीक है। 3 4 7 हो गया, 7/2 मतलब 3.5, तो ऐसे 3.4 आएगा, तो यहाँ पे 4.5 आएगा, यहाँ पे 5.5 आएगा। डायरेक्ट लिख देने का, बिंदास, सोचने का नहीं। ये आ गया आपका क्लास मार्क। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, FI कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया FI का कॉलम, और एक और कॉलम बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं FI XI वाला कॉलम। एक सेकंड रुक जाओ, कॉलम बना लेता हूं फटाफट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, फ्रीक्वेंसी लिख दो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, देखो ये जो नंबर ऑफ कस्टमर दिखा है ना, वही फ्रीक्वेंसी आपकी, दैट इज 17, 13, 10, 7 और 3। अब क्या करना है आपको, लास्ट में FI को XI से मल्टीप्लाई करना है, FI मल्टीप्लाई बाय XI। तो ये FI है, ये XI है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करके देखो, 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। मेरे पास सब वैल्यू से मैं फटाफट लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब मेरे पास इतना टाइम में आपका बचाना चाहता हूं, तो 17 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 25.5। ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, 25.5 हो गया। वैसे 13 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32.5। ये सब करके देखना, आपको खुद का प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ये सब आपको खुद को करके देखना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है यार, 4.5 को मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे 31.5 आ रहा है, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, 31.5, और एक लास्ट में 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 16.5। अब लास्ट में क्या करना है आपको, समीशन ऑफ FI XI करना पड़ता है, मतलब टोटल वैल्यू निकालना पड़ता है। तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, इन सभी को प्लस करो, ये सभी वैल्यू को एक साथ प्लस करोगे तो आप टोटल आपको मिलेगा 141।
ये सभी को आपने प्लस किया, समीशन ऑफ fi xi मतलब 25.5 प्लस 32.5 प्लस 35 प्लस 31.5 प्लस 16.5 इज नथिंग बट 141 आया। और यहां पे भी हम लोग को चाहिए होता है समीशन ऑफ fi, तो समीशन ऑफ fi 3 प्लस 7 इज 10, 10 10 20 33 33 और 17 कितना हो गया 50 हो गया, तो समीशन ऑफ fi कितना हो गया 50। तो मुझे fi xi भी मिल गया, समीशन ऑफ fi भी मिल गया। अब लास्ट में मुझे एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय fi। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। तो हम लोग को समीशन ऑफ fi xi पता है जो कि है 141 और fi भी पता है जो कि है 50, तो 141 को 50 से डिवाइड कर लो, आप लोगों को मीन का वैल्यू मिल जाएगा। तो करके देखो 141 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2.82। तो therefore मीन इज इक्वल टू 2.82। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन सॉल्व मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वाले चांसेस ज्यादा है आपको 2 मार्क्स के पूछने के लिए, लेकिन मोड भी आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है। लेकिन अगर मोड आया तो जैसा मैंने बोला कि वो आपको डेटा दिया रहेगा, मीडियन आया तो डेटा दिया रहेगा, हो सकता है मीन का स्टेप डेविएशन आ जाए, ठीक है ना, तो उसमें भी डेटा आपको दिया रहेगा। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है, और क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं हर एक टाइप के वो दिमाग में रखने हैं। चाहे कैसा भी एग्जांपल है आप उसमें वैल्यू डाल के कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड योर आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बस यही था दोस्तों हमारा वीडियो, जिसमें हमने पूरा का पूरा 4 5 6 के जो 2 2 3 3 4 4 एग्जांपल्स हर एक चैप्टर्स में से आपको पढ़ा दिए। होपफुली इसमें से कोई आपको एग्जाम में देखने मिल जाए, या फिर इसके जैसे टाइप के, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसा आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूं, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। बस ये मेरा आखिरी वीडियो था मैथ्स के ऊपर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मेहनत करना, खुद का सेल्फ प्रैक्टिस करना और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, लव यू ऑल 3000। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।